नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज बूस्टर में। और आज की अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि थाने पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर की क्या क्या जिम्मेदारी होती हैं, क्या क्या उनके ऊपर कार्यभार होते हैं। तो आज की अपनी वीडियो में हम इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि थाने में कंप्यूटर ऑपरेटर एक पूरे थाने की बैकबोन होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, तो ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई इसमें गलत बात नहीं होगी। क्योंकि आजकल लगभग सभी काम थाने में वो कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जा रहा है। तो जहाँ पर भी कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, कंप्यूटर के काम की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आइए हम जान लेते हैं कि एक थाने में कंप्यूटर ऑपरेटर की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो एक कंप्यूटर ऑपरेटर की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी होती है थाने के अंदर, वो ये होती है कि थाने में जितने भी सीसीटीएनएस और कंप्यूटर के संबंधित जो उपकरण हैं, जिनसे सीसीटीएनएस जो सॉफ्टवेयर है वो मतलब चल रहा है, जितने भी वहाँ कंप्यूटर हैं, उन सब का हमें अच्छे से रख रखाव करना है, उनका हमें अच्छे से उन्हें हमें मेंटेन करना है। और उनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी ख़राबी आती है, तो तुरंत हमें उसका समाधान करना है, चाहे हमें वो डीसी की हेल्प से करनी हो या हमें हेल्प डेस्क मुख्यालय से हेल्प डेस्क की सहायता लेनी हो। हमें जल्द से जल्द सीसीटीएनएस से संबंधित उपकरण में कोई भी खराबी आती है, उसका हमें समाधान करना होता है, जिससे कि जो कार्य सरकार है वो अच्छे से चलता रहे, उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक कंप्यूटर ऑपरेटर की वो यही है कि सीसीटीएनएस पर कि जो भी सीसीटीएनएस से संबंधित उपकरण हैं उनका अच्छे से रख रखाव करना, उनका मेंटेनेंस करना और ख़राब होने पर तुरंत ही उन्हें ठीक कराना। इसके बाद दोस्तों, जो भी सीसीटीएनएस पर जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी उस पर काम करते हैं, उन सब की समस्याओं का हमें समाधान करना है। और उसमें जो भी अपडेट आती है, जो भी उसमें नई कोई चीज़ आती है, उस पर हमें उन अधिकारी और कर्मचारी को हमें ट्रेनिंग भी प्रदान करनी है। यानी कि जो भी हमारे थाने पर दरोगा हैं और जो सीसीटीएनएस कर्मी हैं, जो सीसीटीएनएस पर काम कर रहे हैं, उन सब के काम में हमें उनका सहयोग करना है। कोई भी उन्हें प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, उस समस्या का हमें समाधान करना है। और जो भी सीसीटीएनएस में समय समय पर अपडेट होते हैं, उनके संबंध में हमें उन्हें ट्रेनिंग भी प्रदान करनी होती है। तो जितने भी सीसीटीएनएस पर जो कर्मी हैं, उन सबका सहयोग हमें करना है, जिससे कि कार्य सरकार आसानी से चलता रहे। इसके बाद दोस्तों, थाने पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वो भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर का। और उन सीसीटीवी कैमरों का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उनमें कोई भी खराबी आती है तो उसका हमें तुरंत समाधान करना है। इसके बाद दोस्तों, थाने पर जो भी नए अधिकारी आते हैं, जैसे हमारे कोई मतलब एसओ साहब होते हैं, इंस्पेक्टर साहब होते हैं, और कोई दरोगा अगर नई नियुक्ति होती है थाने पर, तो या तो हमें उनकी आईडी पुराने थाने से ट्रांसफ़र करानी होती है या फिर नई आईडी हमें उनकी बनानी होती है। तो ये भी जिम्मेदारी हमारी है कि जितनी जल्द से जल्द थाने पर जो नियुक्त अधिकारी हैं, उनकी आईडी और पासवर्ड हमें उन्हें दे देने हैं, जिससे वो सीसीटीएनएस में लॉगिन करके अपना काम वो कर सकें। इसके बाद दोस्तों, जो थाने पर कार्रवाई की जाती है, जो भी काम मैनुअल थाने पर किया जाता है, जैसे रजिस्टर में फीडिंग होती है, जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार के रजिस्टर होते हैं, तो उन सब रजिस्टर की मैनुअल तो फीडिंग वो पहले से होती आ रही है, तो वो अब भी होती है, मैनुअल तो फीडिंग होती है। उन सब रजिस्टरों की हमें सीसीटीएनएस में भी फीडिंग करानी है। तो जितने भी सीसीटीएनएस कर्मी थाने पर उपलब्ध हैं, उनकी हेल्प लेकर हमें और ख़ुद भी हमें क्या करना है, जितने भी रजिस्टर होते हैं वो रजिस्टरों की हमें फीडिंग सीसीटीएनएस में करनी होती है। इसके बाद सीसीटीएनएस पर समय समय पर कुछ अभियान चलाए जाते हैं, तो उन अभियान को हमें उन सीसीटीएनएस कर्मियों की सहायता से हमें पूरा करना होता है और एक रिपोर्ट उसकी हमें अपने डीसी को भेजनी होती है। तो जो भी समय समय पर अभियान कोई चलाए जाते हैं, तो उसका हमें 100% निश्चित समय में जो भी टाइम है, टाइमिंग के अंदर हमें उस काम को पूरा करना है। और जो भी काम दिया गया है, वो सबकी सहायता से, जिस भी संबंधित की सहायता से हमें वो काम पूरा कराकर और एक निश्चित समय में उसे हमें पूरा कराकर रिपोर्ट उसकी मुख्यालय भेजनी होती है। तो वहाँ पर भी एक कंप्यूटर ऑपरेटर का बहुत महत्वपूर्ण एक रोल होता है। एक टीम लीडर की तरह वहाँ पर
परफॉर्म करना होता है और उन सबसे जो जितने भी CCTNS कर्मी हैं सबसे काम लेकर वो CCTNS पर फीडिंग करानी होती है। इसके बाद दोस्तों जो भी CCTNS संबंधी आवश्यक कार्य हैं, यानी कि जो भी दरोगा, अधिकारी या कोई भी कर्मी CCTNS संबंधित जो काम कर रहा है उनके काम में हमें सहयोग करना है और जहाँ भी उन्हें समस्या आती है वो वहाँ पर हमें उन्हें हेल्प करनी है और जिससे कि किसी सरकार में रुकावट ना आए और आसानी से काम चलता रहे, तो हमें उन सब की हेल्प करनी है। इसके बाद थाने पर जितने भी डाक मुंशी हैं, कोर्ट पैरोकार हैं, विवेचक हैं और जो CCTNS संबंधी कार्य करते हैं उन सब के कार्यों में हमें सहयोग करना है। जैसे डाक मुंशी हैं, जो पुराने टाइम के डाक मुंशी होते हैं, उन्हें कंप्यूटर का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, CCTNS पर कैसे काम होता है, तो उसमें हमें उनकी हेल्प करनी है। जो कोर्ट पैरोकार होते हैं, जितने भी उनके कोर्ट से संबंधित जो फीडिंग है CCTNS के ऊपर, उन सारे कार्यों में हमें उनकी हेल्प करनी है और हमें जहाँ भी दिक्कत आती है उन दिक्कत का हमें समाधान करना है। और जो विवेचक होते हैं, जैसे कि आजकल केस डायरी ऑनलाइन हो गई है और वो भी CCTNS पर ही लिखी जाती है, पहले वो हाथ से लिखी जाती थी। तो जिस भी विवेचक को कोई केस डायरी फीड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें उनका सहयोग करना है और जिस तरह से भी हो सके हमें उनकी हेल्प करनी है। और ट्रेनिंग की अगर ज़रूरत है तो हमें उन्हें ट्रेनिंग भी देनी होती है, जिससे कि वो अपना काम आसानी से कर सके। तो हमें सबके कार्य में सहयोग करना है। इसके बाद दोस्तों जो ये इंटीग्रेटेड इन्वेस्टिगेशन फॉर्म होते हैं, इन सब फॉर्म को फिल कराने में हमें विवेचकों की सहायता करनी होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्म होते हैं। जैसे कि IF1 जो फॉर्म होता है वो FIR का होता है। जो FIR पंजीकृत होती है वो IF1 फॉर्म के फीडिंग में होती है, तो वो मुंशी और CCTNS कर्मी जो होते हैं उनकी हेल्प से वो FIR लिखी जाती है, यानी कि IF1 की फीडिंग होती है। उसके बाद जो ये IF2, IF3, IF4, IF5 हैं, ये सब जिम्मेदारी है एक विवेचक की। तो जो विवेचक कंप्यूटर को नहीं जानते हैं, जिन्हें नहीं पता है कि कैसे इनकी ऑनलाइन फीडिंग होनी है, तो उन सब विवेचकों को हमें सहयोग प्रदान करना है। जैसे IF2 होता है हमारा अपराध विवरण, इसमें अपराध का विवरण आता है। IF3 में हमारी गिरफ्तारी होती है, कोई मुलजिम अगर गिरफ्तार होता है तो। इसके बाद IF4 होता है संपत्ति किसी की बरामद होती है तो संपत्ति जब्तीकरण का ये IF4 होता है। और जो अंतिम प्रपत्र होता है, यानी कि FR चार्जशीट जो लगती है वो IF5 में लगती है। तो विवेचकों को हमें इसमें हेल्प करानी है। ये सारे फॉर्म 100% हमें फीड कराने ही होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनकी रिपोर्ट मुख्यालय तक जाती है, तो हमें विवेचकों को इसमें सहायता प्रदान करानी है। जितने भी ये फॉर्म हो, ये सब फॉर्म हमें उनसे ही फीड कराने होते हैं। इसके बाद दोस्तों जो CCTNS कर्मी होते हैं उनकी आवश्यकता अनुसार हमें ड्यूटी लगानी होती है, कि जैसे कभी कोई CCTNS कर्मी छुट्टी पर चला गया हो या कोई बीमार हो गया हो या कोई भी कैजुअलिटी हो गई हो, तो उस स्थिति में हमें आवश्यकता अनुसार एडजस्टमेंट करके CCTNS कर्मियों की ड्यूटी लगानी होती है, जिससे कि काम में कोई बाधा ना आए और काम चलता रहे। तो हमें डेली उनकी ड्यूटी लगानी होती है, जैसी भी आवश्यकता हो उसी अनुसार हमें उनकी ड्यूटी लगानी होती है। तो ये दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट काम थे कंप्यूटर ऑपरेटर के, जो बड़ी जिम्मेदारी के काम हैं और उन्हें एक पुलिस स्टेशन पर, एक थाने पर उन्हें ये सब काम करने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर की ड्यूटी की टाइमिंग की, तो टाइमिंग दोस्तों हमें दिन में रहना पड़ता है। दिन में हमें ड्यूटी करनी पड़ती है। जो भी नॉर्मल टाइम है वो 10 बजे से 5-6 बजे तक हमें रहना पड़ता है। बाकी कोई अगर दिक्कत आ जाती है तो वो भी उस टाइम भी आना पड़ता है। नॉर्मल दिनों में हमें 10 बजे से 6 बजे तक दिन की हमारी ड्यूटी होती है। छुट्टियों की अगर बात करें तो छुट्टियाँ वही जो नॉर्मली सबको 30 CL और 30 EL मिलती है, उसी तरह से हमें भी 30 CL और 30 EL ही मिलती है। बाकी कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वो एडजस्टमेंट करके या अलग से छुट्टी लेकर वो फिर हम अपने काम कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने वीडियो में देखा कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर के थाने पर क्या क्या जिम्मेदारी होती है, क्या क्या उन्हें काम करने होते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपके जो भी डाउट हैं वो भी हम कोशिश करेंगे कि अपने कमेंट के माध्यम से आपके सारे डाउट हम क्लियर करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह से हमारा चैनल आप देखते रहिए, हम इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं
और आपकी जो भी समस्या है वो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी डाउट हम क्लियर कर दें। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज बूस्टर, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।